यूपीएससी का आप लोगों को पता होगा, यूपीएससी का जो एग्जाम का नाम है क्या, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, सीएसई, ठीक है, जिसकी आप लोग क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और यूपीएससी के जो एग्जाम होता है सीएसई, ये किसके लिए होता है, ग्रुप ए सर्विसेज के लिए होता है, ठीक है। आप लोग एसएससी वगैरह का एग्जाम देते हो तो ये सब सारे क्या आते हैं, ग्रुप सी ग्रुप डी सर्विसेज आता है, बट यूपीएससी एग्जाम किसके लिए होता है, फॉर ग्रुप ए सर्विसेज, राइट। कितनी सेवाएं टोटल, 21 सर्विसेज। इफ वी आर गोइंग बाय हायरार्की, फर्स्ट इज आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, देन इसके पैरेलल में हम लोग इंडियन फॉरेन सर्विसेज, नॉट फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। कभी भी आप देखना जब हम लोग आईएफएस लिखते हैं तो आईएफएस लिखते हैं, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं आईएफओएस। ये दोनों का डिफरेंस है, दोनों में फॉरेस्ट, ये भी एफ आएगा, ये भी फॉरेस्ट में, ये भी आप बोल सकते हैं, बट यूपीएससी कंसिडर करता है इसको इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एंड इसको इंडियन फॉरेन सर्विसेज। फॉरेन सर्विसेज मतलब राजदूत, एम्बेसडर। आप कभी भी एम्बेसडर बनोगे तो आप दूसरे देश में इंडिया का क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। लेट सपोज आपको बना दिए पाकिस्तान के एम्बेसडर, तो पाकिस्तान में हो लेकिन आप रिप्रेजेंट किसको कर रहे हो, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। मतलब इंडिया का कोई भी अगर डेलीगेशन, कोई भी मीटिंग होती है तो सबसे पहले किसके पास जाएगा, आपके पास जाएगा। किसी को रेस्क्यू करना है तो उसकी पावर किसके पास होगी, आपके पास होगी, है ना। मूवी वगैरह में देखते हो आप, बहुत लोग एयरलिफ्ट मूवी देखे होगे आप लोग। एयरलिफ्ट मूवी में अक्षय अक्षय कुमार उससे बात करता है, कहाँ से, इंडियन इंडियन वहां जो अफगानिस्तान में रहती है, इंडियन मिलिट्री रहती है, उनसे बात करता है। तो वो सब कौन रहता है, हेड कौन रहता है, आईएफएस रहता है, बड़ी पोस्ट है, आईएएस आईएफएस, देन आपकी आईपीएस, देन आपकी आईआरएस, देन आपकी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज। ऐसे करके टोटल कितनी सर्विसेज है, 21 सर्विसेज है। और आप जब मेंस का फॉर्म फिलअप करोगे तो आप लोग पूरे सर्विसेज लिस्ट डाउन करोगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग शुरू में भर दिए आईएएस आईपीएस आईआरएस, बाकी मेरे को नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। आप लोग मेंस के फॉर्म में पूरे सर्विसेज लिस्ट डाउन करोगे। मान लो आपको ये नहीं मिला, 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 बट ये वाला मिल गया, इंडियन पोस्टल सर्विस मिल गया आपको, इंडियन पोस्टल सर्विस मिल गया, तो फिर बनना पोस्ट ऑफिस का हेड, ठीक है। मतलब वो भी बहुत बड़ी पोस्ट है, इंडियन पोस्टल सर्विसेज भी, वो भी किस में आती है, यूपीएससी के थ्रू आती है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपका रैंक क्या आता है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग क्या मिलती है आपको, पोस्ट मिलती है, ठीक है। कभी कभी लोगों को क्या लगता है, किसी किसी को आईपीएस नहीं चाहिए, तो वो आईएएस के बाद अपना वो क्या रखते हैं, आईआरएस रखते हैं प्रेफरेंस में। जैसे कि इस बार रायपुर से ही थे लास्ट ईयर, अर्पण जैन, अर्पण जैन करके सर है, आए थे ना लेक्चर लेने के लिए, आप लोग थे कि नहीं थे, आप थे ना, आप भी नहीं थे। अर्पण जैन सर आए थे यहाँ पे लेक्चर लेने के लिए, तो उन्होंने अपना सेकंड मतलब ऑप्शन में ये रखा, आईएएस देन आईपीएस, क्योंकि उनको आईपीएस नहीं चाहिए था, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है ना। तो उनको आईआरएस मिल गया, आईएएस नहीं मिल पाया उनको क्योंकि रैंक थोड़ी कम थी, बट उनको क्या मिला, आईपीएस मिल गया। डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी कौन सी। जनरल कैटेगरी में आईएएस 100-120 तक के फिल हो जाता है, ओबीसी में थोड़ा सा 200 तक जाता है, और एससी एसटी में आप लोगों को किसी को 400 में मिल जाता है, किस्मत हुई तो। 400-500 रैंक में भी आईएएस बने हैं एसटी में, मतलब अगर आपका रैंक भी पीछे आया है तो आप लोग आईएएस बन जाते हो। डिपेंड करता है कि सीट्स कितनी है, अब वो सीट्स पहले फुल हो गई तो ठीक है, नहीं फुल हो गई तो आपके लास्ट तक भी जाता है। एक बार तो कोई 730 रैंक था फ्रॉम एसटी कैटेगरी, ही गेट आईएएस। तो जनरल में नहीं होता है जल्दी से, जनरल में सीट्स फुलफिल हो जाती है, ठीक है। तो ये एक वो है कैटेगरी है। और आप लोग यूपीएससी के साथ साथ मैंने बताया था अदर एग्जाम भी आप लोग दे सकते हैं, जैसे कि क्या, सीजीपीएससी कैसे दे सकते हो, अदर स्टेट्स का, यस यस। यूपीएससी के साथ साथ में आप लोग क्या देंगे, यूपीपीएससी दे सकते हैं आप लोग, बिहार पीएससी दे सकते हैं आप लोग, उत्तराखंड पीएससी दे सकते हैं आप लोग, राजस्थान पीएससी दे सकते हैं। सोचना घूमने जा रहे हैं, यूपी में बोलना अयोध्या घूमने के आ रहे हैं, बिहार में बोलना बोध गया घूम के आ रहे हैं, उत्तराखंड में शिमला वगैरह इधर उधर घूम के आ रहे हैं, राजस्थान में बोलना खाटू श्याम घूम के आ रहे हैं। घूमने के नाम पे आप क्या करना, घूमने जाना और पेपर दे के आ जाना, सिंपल है ना। लेकिन फोकस क्या रहेगा, फोकस इज यूपीएससी। ये देने से फायदा पता है क्या होगा, आप लोगों को ना यहाँ पे अलग अलग डायमेंशन ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे।
जैसे आप लोग प्रियम्बल पढ़ते हो, तो प्रियम्बल से बहुत टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। फंडामेंटल राइट पढ़ोगे, उससे आप लोगों के हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन बन जाएंगे। तो जब आप ये एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करोगे ना, तो आपके डायमेंशंस खुलेंगे, किसके, सब्जेक्ट के। और वो आपको हेल्प किस में करेगा, यूपीएससी में, जहां पे आप आंसर एलिमिनेट कर पाओगे इजी, जहां पे आप कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाओगे। तो आप इसके लिए कोई अलग से तैयारी नहीं करनी है आपको कि भाई कल यूपीपीएससी का एग्जाम है, मेरे को अलग से यूपी के लिए करंट अफेयर पढ़ लेता हूं, नहीं, अलग से पढ़ना हो तो मत करना। जहां पे भी अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेस पे, अपनी प्रिपरेशन के बेस पे, यूपीएससी के एग्जाम के बेस पे आप ये सब एग्जाम को क्या करोगे, टारगेट करोगे। ठीक है, और ये सब क्या होगा, आपका नॉलेज एनरिचमेंट होगा। क्यों, क्योंकि यूपीएससी इज नॉट लाइक अ सीए एग्जाम। सीए का एग्जाम नहीं है जो साल में 3 बार 4 बार होगा। ये एग्जाम क्या, वंस इन अ ईयर, साल में एक बार। और कोई भी अगर माइन्यूट गलती किए तो इट वेस्ट योर एंटायर ईयर, आपका पूरा एक साल क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। तो अपने आप को आप लोग किस में परखेंगे, इसमें परखेंगे। एक्सपेरिमेंट किस में करेंगे, इसमें करेंगे। प्रैक्टिस टेस्ट में करेंगे, मॉक टेस्ट में करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। यहां पे प्रैक्टिस का कोई चांस नहीं बचेगा। और यहां प्रैक्टिस करोगे तो फिर करना, फिर एक साल बाद फिर से बहुत वो होता है, वो पेनफुल होता है। तो आपको एक अटेम्प्ट, किसी किसी का ऐसा होता है, स्टार्टिंग के 2 घंटे के पेपर में 1 घंटे 50 मिनट तक के पूरा पेपर पढ़ लिया, अब 10 मिनट बचा है, अब 10 मिनट में जितना भी उसने टिक किया था अपने पेपर में, उसको ओएमआर में क्या करना है, फिल करना है, ओएमआर में फिल करना है। अब 10 मिनट में उसमें कितना मेंटल प्रेशर होगा कि उसको ओएमआर पे फिल करना है, और उसने लगभग लगभग 100 में से 80 से 85 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब 80 टू 85 क्वेश्चन को उसको ओएमआर में फिल करना है अगले 10 मिनट। और लास्ट के 2-3 मिनट तो भाई हार्ट ब्रेक हो जाता है एकदम, उसको छोड़ दो, 8 ही मिनट है आप लोगों के पास, 7-8 मिनट ही है। तो अब आप लोग क्या करोगे, जल्दी 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 ओएमआर फिल करोगे। हाईली चांस है कि आपका ओएमआर ऊपर नीचे होगा। एक बार आपका सीक्वेंस बिगड़ा तो आप लोगों का 4-5 क्वेश्चन लगातार ऊपर नीचे होगा। आप लोग देखोगे 38 में मार रहे हो, गलती से 39 में मार दोगे या 37 में मार दोगे, और उससे क्या होगा, 3-4 क्वेश्चन का सीक्वेंस बिगड़ेगा, वहीं आपका गेम खत्म, गेम वहीं खत्म हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं जो आप लोग किस में प्रैक्टिस करना है, आप लोगों को इसमें करना है, मॉक टेस्ट में करना है, वो सब में करना है। और ये रियलिटी है, प्रैक्टिकल चीजें हैं। नॉर्मली आमतौर पे आदमी फर्स्ट टाइम में अपनी गलती करता है, फर्स्ट टाइम में अपनी गलती करता है, आदमी पैनिक करता है, मेरे पास 3 पेन होना चाहिए, ब्लैक पेन, एक पेन से काम हो जाएगा, लेकिन 3 ब्लैक पेन क्यों, एक अगर पेन नहीं चला तो 3 पेंसिल होना चाहिए, पॉकेट में वो होना चाहिए, वाटर बॉटल होना चाहिए। ये सब पैनिक में आता है आदमी, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम है, आदमी पैनिक करेगा, सीधी सी बात है। लेकिन जितना काम और कंपोज आप जाओगे ना इस एग्जाम में, और प्रिपरेशन के दौरान भी अगर आप लोग ये माइंडसेट में लाओगे ना कि भाई यूपीएससी है, बहुत बड़ा एग्जाम है, तो फिर नहीं कर पाओगे। इज जस्ट एन एग्जाम, इज जस्ट एन एग्जाम, लेकिन यू हैव टू गिव योर सेल्फ फुल्ली, आपको अपने आप को पूरा देना पड़ेगा इस एग्जाम में। गॉट इट, मोटिवेशन। ठीक है, आप लोगों को तो सर बताए होंगे, मिश्रा सर एग्जाम का स्ट्रक्चर बताया कि नहीं। आज फर्स्ट क्लास है, टाइम पास होगा, सेकंड क्लास में फिर हम लोग सब्जेक्ट स्पेसिफिक जाएंगे, तीसरे क्लास से फिर वही चालू करेंगे। आप लोगों का चारों, आप लोगों का तीनों का, आप लोगों का तो हो चुका है ना स्टार्टिंग से, नहीं हुआ दोनों का, आपका तो हो चुका है साहित्य शायद, छुट्टी में थे, और आपका तो नहीं हुआ, आपका हो गया, बस तो आपका ही हुआ है खाली। तो आप कुल मिला के कुछ क्लास गोल मार सकते हो। हाँ, लेकिन मत करना, रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, अब मैं कोशिश करूंगा 1-2 क्लास के बाद ना, हम लोग जहां से छोड़े थे ना, वहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा, और जो बचा हुआ रहेगा ना उसको अपन देखेंगे, किसी और बैच के साथ मैं कवर करवा दूंगा ऐसे करके। ठीक है, तो यूपीएससी में प्रीलिम्स में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका जीएस, दूसरा होता है सी सेट। कितने नंबर का होता है मिरेकल, आप तो पढ़ लियो ना, बताओ। देखा, यही बोलता हूँ, नहीं समझ में आएगा अभी आपको, 6 महीने लगेगा। ठीक है, कितने नंबर का होता है, 200 का, जीएस एंड सी सेट। 200 में यू हैव टू गेट एटलीस्ट 85 से 95 का रेंज आपका आना चाहिए, इतना रेंज आना चाहिए, पेपर का डिफिकल्टी लेवल कितना भी टफ हो, 85 से 95 आपका रेंज आना चाहिए, तब जाके आप सेफ जोन में रहेंगे। सेफ जोन तो वैसे 95 से 100 का है, लेकिन फिर भी अभी 2-3 साल का पेपर देखते हुए 85 से 100 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप सेफ जोन में हो। ठीक है, इस बार कट ऑफ और कम जाएगा, और इसमें क्या फिक्स है, 66.67, मतलब पूरे इसका 33.3%, मतलब क्या बोलेंगे, 1/3 आपको क्या करना है, स्कोर करना है, 1/3 आपको स्कोर करना है, किसका, 200 का।
दोनों क्वालिफाई होगा तब जाके आप किस में एंटर करोगे, मेंस में। अगर एक में भी रुके तो आप मेंस नहीं लिखोगे। इसमें आपको 67 से ऊपर लाना है और इसमें आपको कट ऑफ भी क्लियर करना है। और इसमें आपके यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग उसने सिलेबस में क्या दिया है, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, बस करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये सिलेबस है यूपीएससी का बस इसका। अब आपको लगता है बस है, करंट इवेंट ऑफ नेशनल बोल दिया, अब नेशनल में सब कुछ आ गया, इंटरनेशनल में सब कुछ आ गया। तो सिलेबस कौन डिफाइन किया, यूपीएससी ने सिलेबस डिफाइन नहीं किया, यूपीएससी ने सिलेबस डिफाइन नहीं किया है। सिलेबस कौन डिफाइन किया, कोचिंग वाले, जितने भी कोचिंग वाले हैं दिल्ली में या और कहीं पे, उन्होंने क्या किया, सिलेबस को डिफाइन किया। और उन्होंने कैसे सिलेबस को डिफाइन किया, पिछले 15 से 20 साल के क्वेश्चन पेपर को देख के, कि प्री के क्वेश्चन किस कहां से आ रहे हैं, मेन से क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, और सारे सेक्टर्स को जोड़ के, मतलब जो सिलेबस डिफाइंड है कोचिंग के द्वारा, वही सब्जेक्ट से आपको पढ़ना है, वही डोमेन में आपको जाना है। क्वेश्चन हो सकता है उससे इंटर रिलेटेड आएंगे आपके आसपास से, लेकिन अगर आपका स्टैटिक क्लियर है तो आप लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे। स्टैटिक क्लियर होना चाहिए आपका। जैसे बच्चे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टार्टिंग में करंट के पीछे भागते हैं। आप लोग करंट को भले आप लोग छोड़ेंगे तो भी चलेगा, करंट में क्या चल रहा है, कभी कभी होता है कि हम लोग एक हफ्ते का न्यूज़पेपर नहीं पढ़े तो क्या होता है, गिल्ट आ जाता है, छोड़ दो। फोकस करो कि मेरा हम लोग का करंट कैसे कंप्लीट हो, स्टैटिक कैसे कंप्लीट हो। और आप लोगों का तो नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा, नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट होगा, किसका, आपका, आपका नेक्स्ट ईयर होगा। और आपका, आप अगले साल अटेम्प्ट दे रहे हो कि टाइम है, आपका कॉलेज चल रहा है ना, अभी खत्म हो गया, कॉलेज खत्म हो गया ना, और आप लोगों का भी टाइम है, राइट, दोनों का टाइम, और आपका आपका भी टाइम है। तो आप लोगों की प्रिपरेशन अप्रोच अलग होगी और इनकी प्रिपरेशन अप्रोच अलग होगी, बिल्कुल आप लोगों की प्रिपरेशन अप्रोच एकदम अलग होगी, ठीक है। इन लोग थोड़े से चिल मोड में जा सकते हैं, लेकिन आप लोग नहीं जा सकते, नहीं फैक्चुअल है। आप लोग घर में जाके नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन इन लोग नहीं पढ़ेंगे तो नहीं चलेगा। और इन लोग, आप लोगों के पास 11 महीने हैं आज की डेट में, तो आप लोगों को ना एक बैलेंस स्टडी टाइम टेबल बनाने की जरूरत है, और उस टाइम टेबल को डेडिकेटेडली फॉलो करने की जरूरत है, ठीक है। उस पर अपन बात करेंगे। तो पहले ये जीएस और सी सेट ये हो गया आप लोगों का। इसकी मार्क्स, प्रीलिम्स की मार्क्स आपके में फाइनल आंसर में क्या होती है, कैरी नहीं होती। प्रीलिम्स इज जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जाम। प्रीलिम्स आप निकाल गए, उसके बाद प्रीलिम्स का कोई पूछ परख नहीं है। एक्चुअल में आपकी फाइनल रिजल्ट किसके बेस पे बनती है, मेंस एंड इंटरव्यू। इंटरव्यू मतलब पर्सनालिटी टेस्ट। मेंस में टोटल कितने पेपर होते हैं, 9 पेपर होते हैं। 9 में से 2 पेपर के मार्क्स काउंट नहीं होते, 9 में से 2 पेपर के मार्क्स काउंट नहीं होते। जिसके मार्क्स काउंट नहीं होते उसमें पहला है आपका हिंदी, दूसरा है आपका इंग्लिश। और दोनों कितने नंबर का होता है, 300 नंबर का होता है। और कितना स्कोर करना होता है, 75 आपको स्कोर करना होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप लोग क्लास 10 तक के हिंदी इंग्लिश पढ़े हैं, 11-12 में कोई पढ़ा है, कोई नहीं पढ़ा है। फिर आप लोग ग्रेजुएशन किए हैं, फिर आप लोग प्रीलिम्स निकाल के मेंस में पहुंचे हैं। क्या आपको मैं ऐसे लिखने बोलूंगा तो ऐसे नहीं लिख पाओगे आप लोग, सिंपल सा बात है, ऐसे लिख लोगे ना, ऐसे लिखने बोलूंगा तो ऐसे लिख लोगे, निबंध लिख लोगे। तो यही इसमें नॉर्मल ऐसे लिखना होता है आपको। कोई भी एक पोएम दिया होगा उसको समराइज करना होगा आपको, तो इसके लिए आप लोगों को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, हिंदी मीडियम वाले हैं उनको थोड़ा सा ग्रामर देखने की जरूरत होगी, और इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको थोड़ा सा हिंदी में व्याकरण देखने की जरूरत होगी। थोड़ी तो भाई करनी पड़ेगी। जैसे मान लो एक हफ्ते बाद एग्जाम है, तो थोड़ा सा चलो ग्रामर देख लेते हैं, संधि क्या होता है, समास क्या होता है, ये सब क्या होता है, थोड़ा देख लेते हैं। और इंग्लिश वालों को क्या होता है, टेंस क्या होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये सब थोड़ा बहुत देखना पड़ता है क्योंकि ग्रामर भी रहता है इसमें। बट आपको पूरा पेपर सॉल्व नहीं करना है, आपको 300 में कितना लाना है, 75। मैंने तो आज तक ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा जो इन पेपर में रुका हो, मतलब वो एक्चुअल में ये क्वालिफाइंग पेपर है। ये क्या है, क्वालिफाइंग पेपर है। ये आप क्वालिफाई कर लेंगे तभी आपके जो बाकी के 7 पेपर है उसकी कॉपी चेक होगी। अगर आप ये क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपकी बाकी की 7 पेपर की कॉपी चेक नहीं, ठीक है। तो मैंने आज तक नहीं देखा कि भाई आदमी प्रीलिम्स निकाल के जब यहां पहुंचा है तो ऑलरेडी महान आदमी है। सबसे पहला हडल्स क्या है, फर्स्ट फॉरमोस्ट एंड सबसे टफेस्ट चीज क्या है, प्री। सबसे टफ है प्री।
प्रीलिम्स निकल गया मतलब आप लोग 60% बैटल यूपीएससी की जीत चुके हैं। सबसे टफ है क्या? प्री, क्योंकि प्रीलिम्स में रेशियो है 14,000 बच्चे निकालते हैं लगभग, और बैठने वाले मान के चलो 5 लाख है, 5 लाख है। तो ऑलमोस्ट अगर इसका आप रेशियो निकालोगे तो इसका रेशियो आ जाएगा 33 में से एक बच्चा, 33 में से 33 में से 1 स्टूडेंट निकल रहा है क्या प्रीलिम्स में। मेंस में रेशियो और कम हो जाता है और इंटरव्यू में रेशियो और कम हो जाता है। इंटरव्यू में रेशियो क्या रहता है? 3 या 4 बच्चे में से एक बच्चे, और उसमें क्या रहता है आपका इसमें मेंस में भी 5 बच्चे में से एक बच्चा निकल रहा है। लेकिन प्रीलिम्स में कितना है? 33 में से एक बच्चा। तो ये क्या करता है? एग्जाम को और टफ करता है, और यही सबसे बड़ा टफ चैलेंज है। मतलब दिल्ली में मेरे अभी भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो अभी भी, मतलब मेरा तो जनरल कैटेगरी है, बट ओबीसी वाले कैटेगरी वाले हैं जो 6-7 साल से दिल्ली में प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका अभी तक ये प्री नहीं निकला। अब भाई मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छे डेडिकेटेडली तैयारी कर रहा है वो, हाँ टाइम पास कर रहा है, लेकिन उसका प्रीलिम्स नहीं निकला। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी जो पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकाल लेते हैं। और पहला अटेम्प्ट हमेशा क्या होता है? गोल्डन अटेम्प्ट होता है। पहला अटेम्प्ट दोगे ना, बहुत एनर्जी से दोगे और सब कुछ सीखते हुए दोगे। और दूसरी बात यह है कि आप लोग कभी अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। किस चीज को लेके? कि आप इस एग्जाम देने के लायक हो चुके हैं, ये सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। लेकिन आप लोग जब टेस्ट लिखोगे ना, तो आप लोगों के मन से एक आवाज आ जाएगी कि हाँ मैं एग्जाम में बैठ सकता हूँ। वो जिस दिन आवाज आएगी उस दिन आप लोग देने लायक हो जाओगे, क्योंकि इसका सिलेबस तो कभी आप कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे। आप लोगों का यूपीएससी का सिलेबस यहाँ पे भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में भी आप एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। पॉलिटिक्स हो जाएगा तो क्या पता आप बोलेंगे मेरा हिस्ट्री नहीं हुआ है, हिस्ट्री हो जाएगा तो आप बोलोगे मेरा इकोनॉमी बच गया है, ज्योग्राफी बच गया है, साइंस बच गया है, कुछ ना कुछ क्या होगा आप लोगों का रह जाएगा। तो आप लोगों को मन को समझाना पड़ेगा कि मैंने जितना पढ़ा है उतना इनफ है, मैं एग्जाम देने लायक केपेबल हूं, तो आप लोग एग्जाम देंगे। फॉर्म तो आप लोग भरेंगे ही भरेंगे। फॉर्म भरना, फॉर्म का पैसा नहीं लगता, लड़कियों के लिए फ्री है, लड़कों के लिए 100 रुपये लगता है फॉर्म का, है ना। तो फॉर्म भरना, लेकिन एग्जाम देना है कि नहीं देना है वो कब डिसाइड करोगे आप लोग? एग्जाम से 15-20 दिन पहले। फॉर्म आएगा फरवरी में फॉर्म भर देना, और जब मई में एग्जाम आएगा तो प्रिपेयर रहना कि आपको एग्जाम देना है, और फिर लास्ट मोमेंट में आपको समझ में आ जाएगा मैं देने लायक हूं कि नहीं हूं। पहले से माइंड में ये मत रखना कि एग्जाम नहीं देना है। मेरे कुछ हैं जूनियर हैं जो कि पहले ही फरवरी जनवरी आता, भैया एग्जाम नहीं दे पाएंगे, डर लग रहा है इस बार पेपर नहीं निकलेगा, प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई है, तैयारी में बोला लास्ट ईयर भी तू यही बोल रही थी, इस साल भी तू यही बोल रही है, मतलब डिफरेंस क्या है? तू जीएस की कोचिंग की 1 साल, तब भी तेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, अभी फिर से मैं बोला ये लूप में रह जाएगी और कभी एग्जाम नहीं दे पाएगी। तो फिर उसने डर के मारे दिया ही नहीं एग्जाम, और फिर आके सीजीपीएससी में शिफ्ट कर ली, यूपीएससी का भी दे ही नहीं पाई। तो ऐसा है कि आप लोगों को सेटिस्फाई, अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, नहीं होगा। अटेम्प्ट आपका काउंट कब होगा? जब आप एग्जाम में बैठ जाओगे, एग्जाम में बैठने के बाद वहां पे आप सिग्नेचर को अपनी साइन कर दोगे, तब वहां पे अटेम्प्ट काउंट होगा। और ये यूपीएससी के नोटिफिकेशन में एज इट इज लिखा हुआ है कि आप जब तक एग्जाम में बैठते नहीं तब तक आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। तभी तो आप देखो फॉर्म भरते कितने लोग हैं? 9 से 9.5 लाख लोग फॉर्म भरते, एग्जाम में बैठते कितने लोग हैं? 5 लाख, 4.5 से 5 लाख एग्जाम में बैठते हैं। तो इनका अटेम्प्ट काउंट होता है, इनका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता। यूपीएससी का अगर आप लोगों को अच्छे से डिटेल जानना है तो यूपीएससी अपने वेबसाइट में खुद एनुअल डेटा प्रिपेयर करती है। यूपीएससी अपने वेबसाइट में 700 से 800 पेज का एक एनुअल डेटा, वो डेटा में यूपीएससी सब बताती है कि कितने जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट थे, कितने अलग कैटेगरी के थे, कितने लोग प्रीलिम्स निकाले, किस नंबर से निकाले, कितने लोग मेंस में क्या ऑप्शनल चूज किए, किस नंबर से निकाले, सब चीज डेटा रहता है उसमें। वो 800 पेज की एक बल्कि पीडीएफ है, वो यूपीएससी की वेबसाइट में मिल जाएगी, जहां पे आपको सब पता चलेगा कितने लोग फॉर्म भरे, कितने लोग फॉर्म भरे, उनमें से सब कैटेगरी वाइज कितने लोग थे, कितने लोगों ने एक्चुअल में एग्जाम में बैठे, सब रहता है उसमें, सबका सब ब्यौरा रहता है उसमें। तो आप वो वहां से भी आप लोग डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिलेबस निपटाएं पहले, वो ज्यादा जरूरी है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मेंस में टोटल कितने पेपर होते हैं? 9। 9 में से 2 मैंने बता दिए जो काउंट नहीं होते। काउंट कितने पेपर होते हैं? 7 पेपर।
7 में से पहला पेपर है जीएस 1। बताओ भाई जीएस 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, बताओ। सोशियोलॉजी नहीं है, सोशियोलॉजी इज ऑप्शनल सब्जेक्ट। सोसाइटी बोलेंगे, सोशियोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाएगा। सोसाइटी बोलेंगे। क्या आता है जीएस पेपर 1 में? हिस्ट्री, इतिहास, मेजर ज्योग्राफी। हिस्ट्री मतलब पूरा हिस्ट्री, एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, पूरा एंटायर हिस्ट्री। ज्योग्राफी मतलब पूरी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, सब आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? ज्योग्राफी में। एंड थर्ड इज सोसाइटी। एक और मिस कर रहे हैं क्या? क्या? हाँ मिरेकल, आप तो बताओ। नहीं पढ़े हो? बता ना, यूपीएससी का सिलेबस समझने में टाइम लग जाएगा। और आपको मैं बोला था वो किए पेपर 1 2 3 देखते हो सोते उठते? ठीक है चलो, टाइम है अभी, आपको मैं क्या ही बोलूं। क्या है? आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति। आर्ट एंड कल्चर, ये 4 सब्जेक्ट है किसके? जीएस पेपर 1 के। और हर एक पेपर कितने नंबर के होते हैं? कितने? हाँ 250 के। हर एक पेपर कितने नंबर के होते हैं? 250 के। कितने पेपर होते हैं? 7 पेपर। हर पेपर कितने नंबर के होते हैं? 250 के। तो 7 पेपर कितना हो जाएगा? 1750। लोकेश अगर आप ऑनलाइन होंगे तो आप आज का लेक्चर मत देखिए, आप पता नहीं कितने बार रिपीट कर लिए हो, है ना। लोकेश अगर आप ऑनलाइन होंगे तो मत देखना आज का लेक्चर, ठीक है। चलिए, जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी एंड आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। जीएस पेपर 2 में क्या रहता है आपका? पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, और क्या रहता है? इंटरनेशनल रिलेशन। दिस इज पार्ट ऑफ जीएस पेपर 2। पॉलिटिकल साइंस, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, दिस इज पार्ट ऑफ जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 3 में क्या रहता है? इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, तकनीकी और विज्ञान और तकनीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी। बेसिकली आप लोग इन्वायरमेंट में क्या पढ़ते हैं? इकोलॉजी क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है। स्पीसीज कौन कौन से होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट कौन कौन सा होता है। इंडिया का क्लाइमेट ट्रॉपिकल है, ठीक है। आपका कोल्ड रीजन क्या होता है, डेजर्ट रीजन क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइमेट पढ़ते हैं इन्वायरमेंट में आपके ज्योग्राफी में। इकोनॉमी में क्या पढ़ते हैं आप लोग? देश की इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर। सीजीपीएससी में कितना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा सर? सीजीपीएससी इज मोर टफर देन यूपीएससी, आई से। क्योंकि सीजीपीएससी में आपको इंडियन के साथ साथ आपको सीजी स्पेसिफिक भी पढ़ना पड़ता है, और एग्जाम का रेशियो जो है ना वो सेम है। इसमें भी आप देखेंगे 5 लाख बच्चे भर रहे हैं, सीट कितनी है? 1000 सीट। उसमें कितने बच्चे बैठ रहे हैं? 1 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, सीट कितनी है? 200 सीट। तो दोनों का रेशियो सेम है, और सीजीपीएससी इज इक्वल मोर टफर। और सीजीपीएससी करने के बाद ना आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा। ऑप्शन इन द सेंस, आप अगर कंपीट करना है तो फिर आप कंपीट किस में करेंगे? सीजी के लोअर लेवल एग्जाम, सीजी व्यापम या फिर सीजी के और लोअर लेवल एग्जाम में। बट यूपीएससी करने के बाद आपके बहुत सारे एवेन्यू खुल जाते हैं। मैंने बताया, एक तो सारे पीएससी खुल जाएंगे आपके, ठीक है। आप सीजी पीएससी में भी शिफ्ट कर सकते हो। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर लिए तो आप 2 साल बाद सीजी पीएससी में भी क्या कर सकते हो? शिफ्ट कर सकते हो। आपका इंडियन पार्ट तो पूरा रेडी है, इंडियन पार्ट पे आप बॉस बन चुके हैं। अब आपको क्या पढ़ना है? सिर्फ छत्तीसगढ़ पढ़ना है। 3 से 4 महीने लगेंगे आपको। अच्छे से पढ़ोगे तो 6 महीने लगेगा। 6 महीने में आप पूरा छत्तीसगढ़ रेडी कर लिए और एग्जाम दे दो, निकल जाएगा, है कि नहीं। तो और यूपीएससी करने के बाद आपका आरबीआई का एग्जाम खुल जाएगा, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, ईपीएफओ, और भी बहुत सारे एग्जाम। क्योंकि जीएस एक ही होता है, कोई भी एग्जाम में बैठो जनरल स्टडीज एक ही होता है। सीजीपीएससी में अटेम्प्ट की कोई दिक्कत नहीं है। अटेम्प्ट का मतलब है लिमिट्स है, लेकिन बहुत ज्यादा
आई गेस 9 है और 10 है, बहुत है, उसमें एज लिमिट भी नहीं है। जैसे इसमें एज लिमिट है, यूपीएससी में 32 ईयर्स तक आप दे सकते हैं, 32 ईयर्स तक के ओनली 6 अटेम्प्ट फॉर जनरल कैटेगरी। ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट, 9 अटेम्प्ट टिल 32। एससी के लिए 35 साल तक के 9 अटेम्प्ट, सॉरी 12 अटेम्प्ट दे सकते हैं। और एसटी के लिए 37 ईयर्स तक के वो कितने बार भी अटेम्प्ट दे सकते हैं, 37 तक के देते हैं लोग। मतलब एक दोस्त है, दोस्त नहीं बोलूंगा, फ्रेंड टू फ्रेंड है, तो ही इज इन दिल्ली और वो हर साल मेंस लिखता है, हर साल मेंस लिखता है, एसटी कैटेगरी से है और ही इज 32, कुछ नहीं कर रहा है, बेरोजगार है, 32 साल है। तो मतलब उसको देख के हम लोग बोलते हैं, सब लोग टॉन्ट भी मारते हैं, ये दिल्ली में पिछले 10 साल से कर क्या रहा है, 10 साल से बस मेंस ही लिखता है, इंटरव्यू दे नहीं पा रहा है आज तक। और अब यूपीएससी भी ऐसे कैंडिडेट को नहीं चुनेगी। अगर वो बार बार मेंस लिख रहा है, जब वो इंटरव्यू में जाएगा तो किस मुंह को लेके जाएगा कि आप कर क्या रहे हो इतने दिन से। यूपीएससी को कौन से चाहिए, यूपीएससी खुद बोलती है अपने एनुअल डेटा में कि हमको ज्यादा से ज्यादा यंग एस्पिरेंट चाहिए, यंग फ्रेश आदमी चाहिए। तो फ्रेश ग्रेजुएट हो, 1-2 साल के अंदर क्या करे, एग्जाम निकाला हो। और लाइकली चांस ये है कि आने वाले 1-2 साल में यूपीएससी एज 32 से घटा के उसको कम कर देगी। 27 या 28 की बात चल रही है, 27 तो बहुत कम हो जाएगा, इतना कम नहीं करेंगे। 30 के अराउंड मेरे को लग रहा है, 30 या 29 कर देंगे। क्योंकि जितने भी आपके यूपीएससी के चेयरमैन रह चुके हैं, और यूपीएससी के जब रिफॉर्म्स की बात चल रही थी तो यही बात आ रही थी कि एज को कम करना है। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों का फ्यूचर खराब हो रहा है इसमें। क्योंकि क्या होता है, यंग एज में 21-22 के एज में प्रिपरेशन चालू करते हैं, और चालू करते 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 किसी को 27, किसी को 28 हो रहा है, उसके बाद में ना वो कहीं और का रहता है ना कहीं और का रहता है, समझ रहे हैं? कुछ बचता नहीं फिर उसके बाद में। तो वो एक चांस है, या तो फिर आप बहुत ज्यादा वो है, डिसिप्लिन है, आपको बहुत पता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, आप 2 साल दिए नहीं निकल रहा है, आप प्रैक्टिकली होके उससे हटके किसी और डोमेन में चले गए। बट यूपीएससी एक ऐसा है ना, अगर आप दिल्ली में रहोगे तो मीठा जहर है। मीठा जहर मतलब आप लूप में फंस जाओगे। प्री मेंस इंटरव्यू, प्री मेंस इंटरव्यू, रायपुर में रह के नहीं पता मुझे, बट दिल्ली में रह के आदमी फंस जाता है। और आदमी को ऐसा लगता है कि अभी प्री निकला, एक बार और दूंगा निकल जाएगा। ऐसे करते करते ना 3-4 साल जीवन के चले जाते, पता नहीं चलते। दिल्ली वालों के साथ ऐसा होता है। रायपुर में आप लोगों के पास वैसे भी इन्वायरमेंट नहीं है, ज़्यादा स्कोप नहीं है। दिल्ली का इन्वायरमेंट है क्योंकि वहाँ पे दिल्ली में सारे वही कर रहे हैं। करोल बाग में आप जाओगे, सब लोग क्या कर रहे हैं, उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो घूमते फिरते आप, जैसे आपका नहीं निकला तो आपके साथ 4 लोग और रहेंगे जिनका नहीं निकला, तो 4 लोग और आप ही के जैसे तैयारी करने के लिए रहेंगे। तो एक इन्वायरमेंट बना रहता है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। 4 तो मैं कम बोल दिया, 4 नहीं बल्कि 15-20 रहते हैं जिनका नहीं निकला। और 20 लोगों के ग्रुप में सिर्फ एक इंसान होगा जिसका पेपर निकला है, और वो फिर अपना अलग से मेंस की तैयारी कर रहा होगा। और दिल्ली के दोस्त दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली के बाहर नहीं आ पाते। वहां की फ्रेंडशिप और वहां की जो भी दोस्ती यारी रहती, सब आपने एस्पिरेंट नहीं देखा ना, किसी ने देखा ना एस्पिरेंट, तो बोलते हैं ना दिल्ली का रिलेशन सिर्फ दिल्ली में ही रह जाता है। वो चीज ट्रू भी है, ट्रू भी है, विद एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग दिस इज ट्रू। बट मैं यही बोलूंगा, आप लोग यहाँ का एनवायरमेंट नहीं भी है तो आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। क्या चाहिए उसके लिए, क्या चाहिए? डिसिप्लिन चाहिए। किस चीज का? डेली मोटिवेशन का। यार मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी, डेली मोटिवेशन के स्पीच से। क्योंकि आप लोगों को अकेले पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे लाइब्रेरी भी है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, नालंदा है, वहाँ पे यूपीएससी वाले मोस्टली मिलेंगे। बट अगेन मैं बोलूंगा, दिल्ली वाला एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होगा। दिल्ली में आप सेंट्रल लाइब्रेरी के बाहर में से दिल्ली में आप चाय पीने भी जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको पूरे एस्पिरेंट्स मिलेंगे, सब उसी की बात कर रहा हूँ। कभी कभी चाय पीते पीते कुछ नया आइडिया माइंड में स्टक कर जाता है, यार ये तो क्लासेस वहां से दे रहा है, अपन वहां क्यों नहीं जाते। बहुत सारी चीज ऐसे चाय पीते पीते हो जाती है दिल्ली में, वो यहाँ पे आप लोगों को मिसिंग मिलेगा, लैगिंग होगा वहाँ पे। ठीक है, क्या? इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी बेसिकली मतलब इंडिया में नक्सलिज्म कैसा है, इंडिया में साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, चोरी होती है जो, ये सब के बारे में, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, आंतरिक सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। नक्सलिज्म का जन्म कहाँ हुआ था, पता है किसी को? नक्सलिज्म है छत्तीसगढ़ में, है। नक्सलिज्म आया कहाँ से था, वर्ड जो था नक्सलिज्म, जो नक्सली वर्ड था, आया कहाँ से था? नक्सल बारी बोल के गांव है, कहाँ पे?
बंगाल में। नक्सलबारी से ये टर्म चढ़ा था, नक्सलबारी से, वहां से टर्म आया था, धीरे धीरे प्रोपेगेंडा प्रोपोगेट हुआ पूरे इंडिया में, और फिर किसी ने क्या बोलते हैं माओइज्म, नक्सलिज्म, धीरे धीरे इनका एजेंडा। तो ये सब आप किस में पढ़ेंगे? इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे, देखना जब आप लोग पढ़ेंगे तो नक्सलिज्म कैसे आया, इंडिया में कैसे आया, सलवा जुडूम क्या होता है, सब पढ़ेंगे आप लोग। और इसके बाद आपका आता है इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, जेएस पेपर 3। ठीक है, तो ये आप पढ़ा करो उसको घर में। जो डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब अभी मान लो बाढ़ आ गई, अमरनाथ केदारनाथ गए हो आप लोग, अचानक से बाढ़ आ गई, तो रेस्क्यू कैसे करेंगे, रेस्क्यू कैसे करेंगे, कौन सी टीम रेस्क्यू करेगी। स्टेट डिजास्टर टीम अलग होती है, सेंट्रल नेशनल डिजास्टर टीम अलग होती है, उसके बारे में पढ़ोगे। डिजास्टर कैसे करते हैं, मिटिगेशन कैसे करते हैं, वो सब के बारे में आप पढ़ोगे। दिस इज टॉपिक मेनली फॉर मेंस, मेंस वो देख लेंगे कौन सा मेंस के लिए स्पेसिफिक, कौन सा प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक है, वो आप लोगों को ओवर द टाइम समझ में आएगा कि प्री में कहां कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं और मेंस का टॉपिक कौन कौन सा है। जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट मेंस, इंटरनल सिक्योरिटी मेंस, ठीक है, इकोनॉमी दोनों है, इन्वायरमेंट मोर इज प्रीलिम्स ओरिएंटेड, इन्वायरमेंट ज्यादा फोकस किसमें, प्रीलिम्स में ओरिएंटेड है। तो ये आप लोगों को ओवर द टाइम समझ में आएगा, जब आप लोग प्रिपरेशन में जर्नी में रहेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। अभी मैं बोल रहा हूँ आप लोग हाँ हाँ कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा मुझे पता है, बट टाइम के साथ वो आप लोगों को समझ में आएगा। क्लियर? ठीक है। जीएस पेपर 4 क्या है आपका? एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड 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 बताओ भाई, एप्टीट्यूड, क्या? एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। कौन बोल रहा है सर पतले लग रहे हो? पतला हो गया हूँ मैं पहले से? नहीं क्या? पता नहीं कौन कमेंट किया सर पतले लग रहे हो, बल्कि मैं मोटा हो रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है। बट हाँ पहले मैं बहुत पतला था, ठीक है। अच्छा ये देखेंगे आप, इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है पता है? इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? ईमानदारी, सच्चाई, कि आप में कितनी इंटीग्रिटी है। एग्जाम्पल, आप लोग अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आपको प्रीलिम्स पेपर में चीटिंग करने का मौका भी मिले, तो आप क्या चीटिंग करोगे, या फिर आप में अपने में जो भरोसा है उस पर आप रिलाय करोगे? दैट इज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रिटी। आपको करप्शन के बहुत चांस मिलेंगे यूपीएससी में, करप्शन के बहुत चांस मिलेंगे, बट डू यू रियली वांट टू गो फॉर करप्शन, और डू यू वांट? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे किसमें, इस पेपर में, जहां पे आपको चुनाव करना पड़ेगा और जहां पे आपको आंसर लिखना पड़ेगा विद द गिवन स्टेप फॉर्मेट। आपको स्टेप वाइज आंसर देना पड़ेगा कि आप ये डिसीजन क्यों लिए, लिए तो क्यों लिए, इससे क्या होगा, और इस डिसीजन लेने से कौन कौन से पार्टीज प्रभावित होंगे, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो ये सब आपको किसमें समझाना होगा, एथिक्स के पेपर में। इसे इंटरेस्टिंग पेपर, काफी इंटरेस्टिंग पेपर है, ये सब इसमें आएंगे। EQ IQ वाले क्वेश्चन सारे इसमें आएंगे, इमोशनल क्वेश्चन के इंटेलिजेंस क्वेश्चन सारे इसमें आएंगे। आपने कभी देखा है एथिक्स का पेपर, केस स्टडी आपने कभी देखा है? आप लोगों को तो टेस्ट नहीं हुआ ना एक बार भी? साइकोलॉजी का भी कुछ पार्ट है इसमें, जितने भी आपके आपके फिलोसफर हो गए सारे इसमें आएंगे। फिर फिलोसफर आ गए, आपका रोसू आ गया, आपका सुकरात आ गया, आपका सब इसमें आएंगे। किसमें आएंगे? एथिक्स पेपर में आएंगे। तो थोड़ा सा पेपर ये टफ भी रहता है, बट मजेदार पेपर रहता है। आपको बोला जाएगा कि भाई आप किसी जिले के डीएम हैं, अब आपके पास कोई शिक्षा एजुकेशन ब्लॉक ऑफिसर आया, वो अपनी बेटी के एडमिशन के लिए आपसे वो कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, लेकिन आपको पता है कि किसी और की सीट चली जाएगी अगर आप उसको एडमिशन दे दोगे तो, और उसकी बेटी भी इक्वली कॉम्पिटेंट है जितनी कॉम्पिटेंट कोई और सीट की होनी चाहिए। अब आप उसकी बेटी को एडमिशन देंगे बाय द फेयर प्रोसेस, या फिर आप उसका एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, उसके भी बहुत सारे मिटिगेशंस कि आपको मंत्री का कॉल आ गया, दबाव आ गया, तो आप कैसे सुलझाएंगे उसको? तो उसका आपको आंसर देना रहेगा। और आंसर भी ऐसा नहीं है हाँ और ना में आंसर नहीं देना है, आपको बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना है। मतलब एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, लेकिन आपको आंसर को बीच में लटका के चलना है, बैलेंस्ड अप्रोच में लेके चलना है। आपको प्रॉपरली यस भी नहीं बोलना, तो प्रॉपरली आपको नो भी नहीं बोलना।
तो आप लोगों को ओवर द टाइम समझ में आएगा आंसर कैसे लिखना। ठीक है, इसका पेपर कंप्लीट करना ही अपने आप में टास्क है। जैसे आप जीएस पेपर 1 2 3 वो भी टास्क है। हर एक पेपर में कितने क्वेश्चन होते हैं? 20 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 7 पेपर बताया मैंने, 7 में से शुरू का 4 मैंने आपको बता दिया, जीएस 1 2 3 4। अब चारों पेपर में कितने क्वेश्चन होंगे आपके? लगभग, लगभग नहीं, सर्टेनली कितने क्वेश्चन होंगे? 20 क्वेश्चन। अब 20 में से 10 क्वेश्चन जो होंगे वो कितने मार्क्स के होंगे? 10 मार्क्स के होंगे। और बाकी के 10 क्वेश्चन होंगे वो कितने मार्क्स के होंगे? 15 मार्क्स के। तभी तो 250 नंबर हुआ ना, ये 100 नंबर का और ये 150 नंबर का। ठीक है, तो 10 नंबर वाले क्वेश्चन है उसकी वर्ड लिमिट कितनी रहेगी? 150 वर्ड लिमिट में आपको लिखना होगा। जो 15 नंबर वाले क्वेश्चन है उसकी वर्ड लिमिट कितनी होगी? 250 वर्ड लिमिट में आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो आपका जो एथिक्स का क्वेश्चन पेपर है ना, अब इसमें क्या होता है, नॉर्मल जो क्वेश्चन रहता है वो तो 1 लाइन 2 लाइन का रहता है, लेकिन एथिक्स का क्वेश्चन पूरा पेज रहता है। लेट सपोज ये पेज है, तो ये पेज में पूरी केस स्टडी दी हुई है, पूरी केस स्टडी दी हुई है आपकी पूरे पेज में। तो पहले तो पूरे केस स्टडी को आप पढ़ के समझो, उसमें समय लगता है। जैसे आप 20 क्वेश्चन करोगे तो इसमें आपको कितने टाइम मिलते हैं? 3 घंटे के टाइम मिलते हैं। कितने के? 3 आवर्स के आपको टाइम मिलते हैं। यदि आप ये 10 क्वेश्चन में से हर एक क्वेश्चन को 7 मिनट में भी कर रहे हैं तो कितना हो गया आपका? 70 मिनट हो गया। कितना मिनट टोटल आपके पास? 180 मिनट है। 3 घंटे का आपके पेपर है, 70 मिनट हो गया आपका। अब बाकी का 10 क्वेश्चन आप कितने में कर रहे हैं? लेट सपोज 9 से 10 मिनट में आप कर रहे हैं। कितना हो गया? अगर मैं 10 मिनट भी लूं तो कितना हो गया? 100 मिनट। तो आप देखेंगे आपका एक एक आंसर भी कैलकुलेट होना चाहिए कि आप एक आंसर कितने देर में कंप्लीट कर पा रहे हैं। आपको 150 वाला साथ, क्योंकि आप लोग आखिरी के 5-10 मिनट आप लोग छोड़ेंगे अपने लिए। छोड़ेंगे किस लिए? तो आपको सोचने के लिए कि कुछ आप हर आंसर नहीं लिख पाएंगे 7 मिनट में, क्योंकि आप लोगों को यूपीएससी के पेपर में थिंकिंग वाइल राइटिंग करना पड़ेगा। थिंकिंग वाइल राइटिंग मतलब लिख भी रहे हैं सोच भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं सोच भी रहे हैं। ऐसा नहीं जैसे एग्जाम कॉलेज में अपन करते हैं स्कूल में, ठीक लिखते हैं, इस टाइप का नहीं। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ये आप लोगों को समझ में आएगा जब आप लोग पहले अपना मेंस का आंसर लिखोगे ना, तो आप लोग 3 घंटे में, मैं आप लोगों को बेट करता हूं 20 में से आप लोग 11 क्वेश्चन भी नहीं लिख पाएंगे। चैलेंज, 20 क्वेश्चन में से आप लोग 11 क्वेश्चन से ऊपर लिख ही नहीं पाएंगे। और आपको कंप्लीट कितना करना है? 20 का 20 पूरा कंप्लीट करना है। यदि आप पूरे चारों पेपर में, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, चारों पेपर में आप लोग 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका पेपर निकल रहा है। समझ रहे बात को? क्योंकि बहुत लोग ये काम नहीं कर पाते हैं, और जो स्लो राइटर है तो उनको तो आप छोड़ दीजिए, वो फिर मेंस नहीं निकाल पाते। बल्कि आंसर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही करना चाहिए। डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या आ रहा है, डिपेंड अगेन क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है। नहीं देखिए, क्योंकि ना यूपीएससी ना कहीं मॉडल आंसर डालता नहीं है। यूपीएससी कहीं पे भी मॉडल आंसर नहीं दिखाया अपना कि उसका एक्चुअल आदर्श आंसर क्या होगा। हाँ तो आप नो, तो वैसे भी करप्शन का क्वेश्चन आएगा तो आपको नो ही करना है। हाँ 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 हाँ, कर सकते हो आप नो। अगर आप अपने आप को जस्टिफाई कर पा रहे हो अच्छे से तो आप नो कर सकते हो। ये तो मतलब पूरे, अगर आप कोचिंग में दिल्ली में देखो कहीं पे भी देखोगे तो ये अप्रोच सिखाई जाती है। नहीं, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है। पॉजिटिव भी होना चाहिए, नेगेटिव भी होना चाहिए, बैलेंस भी होना चाहिए, डिपेंड करता है क्वेश्चन के टाइप पे। अगर जैसे मैं एग्जांपल दूं, करप्शन का क्वेश्चन है तो आप किसी वे से करप्शन को प्रमोट नहीं कर सकते, किसी तरीके से आप करप्शन के फेवर में पॉइंट नहीं लिख सकते।
क्योंकि करप्शन इटसेल्फ, वर्ड इटसेल्फ फॉर नेगेटिव टर्म, आप समझिए बात को। अगर आप करप्शन को हल्का सा फेवर करते हैं तो एग्जामिनर को ये चेक आएगा भाई कि आगे जाके तो भ्रष्ट अधिकारी ही बनेगा, मतलब करप्टेड ऑफिसर ही बनेगा, तो एक वो मैसेज जाता है। बट अगर आप कोई और, जैसे करप्शन की जगह अगर हैप्पीनेस आ गया तो आपकी हैप्पीनेस इंटरव्यू देने में है या आपकी हैप्पीनेस किसी की जान बचाने में है। लेट्स सपोज आपका इंटरव्यू है मॉर्निंग में, आप जा रहे हो ऑटो से इंटरव्यू देने और किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब वहां पे कोई नहीं है, आपकी ऑटो है, तो आप पहले उसको ऑटो में बैठाएंगे, हॉस्पिटल तक ले जाएंगे, लेकिन आपको पता है मैं ये काम करूंगी तो मेरा इंटरव्यू चला जाएगा। तो आपकी हैप्पीनेस किस में, इंटरव्यू देने में है कि आपकी हैप्पीनेस ऑटो वाले को वहां पे, मतलब वो जो एक्सीडेंट हुआ था उसको वहां पे। अब इसमें आप बैलेंस करोगे आंसर। ये क्वेश्चन आया यूपीएससी में, हाँ इंटरव्यू में दिखाया यही सेम क्वेश्चन, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन हो गया ना, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन हो गया। हाँ दोनों सही है, अगर आप इंटरव्यू जा रहे हैं तो भी अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं क्योंकि यूपीएससी का इंटरव्यू है, मौका नहीं मिलेगा बार बार, राइट। और दूसरी बात है, आप उसकी जान बचाओगे तो आप यही बोल सकते हो कि मेरे को अगला मौका, किसी की जान मेरे लिए इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मैं एक बार और दे सकता हूँ इंटरव्यू, लेकिन उसकी जान चली जाएगी तो जान वापस नहीं आएगी। तो दोनों आंसर आप जस्टिफाई कर सकते हो, दोनों सही है। हाँ जस्टिफाई नहीं कर पाया वो, राइट राइट राइट। तो वो देखो कई जगह आपको बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना पड़ता है, और ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया, अब नहीं पूछते यूपीएससी वाले इस टाइप के क्वेश्चन। हाँ लेकिन वो आप लोग जब एथिक्स पढ़ोगे ना तो आप लोगों को बैलेंस अप्रोच सिखाया जाएगा। ये बैलेंस अप्रोच एक ही नहीं होता, बहुत सारे डायमेंशंस के अप्रोच होते हैं जो आपको सिखाए जाएंगे। स्टेक होल्डर अप्रोच होते हैं, पेस्टल अप्रोच होते हैं, नेगेटिव अप्रोच होते हैं, पॉजिटिव अप्रोच होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच होते हैं, और हर अलग अलग कंटेक्स्ट में आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। 250 नंबर का पेपर होता है, 4 पेपर, 5वां पेपर आपका होता है इसका, किसका, आप लोगों को कुछ याद तो हो नहीं है नहीं, मेरे को अभी लग रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ, वापस से रिपीट कर रहा हूँ। ऐसे जीएस पेपर 5 किसका होता है, ऐसे का, निबंध का होता है। ये एकमात्र ऐसा पेपर है जिसके लिए आपको भरपूर समय मिलेगा, जिसके लिए आपको समय की, टाइम की आपको लिमिट कम नहीं पड़ेगी। कैसे, 3 घंटे में आपको 2 ऐसे लिखना है, 3 घंटे में मात्र आपको 2 ऐसे लिखना है, मतलब 1.5 घंटे में आपको एक ऐसे लिखना है, और एक ऐसे होगा आपका 800 से 1000 वर्ड का आपका ऐसे होगा। एक दिन में 2 पेपर होते हैं, मतलब एक दिन में 6 घंटे लिखना है। यस, कई लोगों को तो सलाइन लग जाता है, नहीं सीरियसली, एस्पिरेंट में दिखाया भी है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि पेपर दे के आए और फिर शाम को एडमिट है हॉस्पिटल में, ग्लूकोज चढ़ रहा है उन लोग को, फिर अगले दिन फिर पेपर लिख रहे हैं। तो यूपीएससी तो अब नहीं करेगा ना, वो यूपीएससी तो आपको नहीं, मान लो आपका जीएस पेपर 1 और 2 आज हुआ, तो जीएस पेपर 3 और 4 कल होगा। ये सैटरडे, मान लो सैटरडे को है, ये संडे को है। अब आप लोगों का पूरा वीक खाली है। अब नेक्स्ट सैटरडे को आपका होगा क्या, जीएस पेपर 5 एंड ऑप्शनल, एंड नेक्स्ट नेक्स्ट एक दिन 5 आपका इस दिन होगा, और ऑप्शनल पेपर 1 और पेपर 2 आपका अगले दिन होगा, ऐसा रहता है। तो कई लोगों को भाई, कई लोगों की तबीयत भी खराब हो जाती है, 6 घंटे कंटिन्यूसली लिखना इज नॉट अ जोक। इवन हम लोग का जो अभी जो पुराना बैच है उसमें टेस्ट जब भी चलता है ना, तो सब लोग प्री के टेस्ट से खुश हो जाते हैं, लेकिन मेंस के टेस्ट में कोई बैठ नहीं पाता। प्री के टेस्ट में पूरी क्लास भरी रहेगी, जहाँ पे मेंस का टेस्ट आया, सर कॉपी लेके जा रहे, घर पे लाके लिख के दे देंगे, क्योंकि 1.5 घंटे किसी में है ही नहीं कि 1.5 घंटे में बैठ के वो लिख दे अच्छे से। सोचना पड़ता है ना भाई लिखने के लिए। प्री में क्या है, मजा आता है, ऑप्शन लिखा है, 4 ऑप्शन लिखे, ऑब्जेक्टिव टिक करना है, मजा आता है। मेंस में आपको सोचना है, आपको ब्रेन को, आपको थिंकिंग लेवल बढ़ाना है, ब्रेन स्टॉर्म करना है। अब उसमें आपको हैबिट लगेगी और वो बोर लगेगा। आदमी को जो बोर लगता है, जिसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आदमी को काम को नहीं करता। और मेंस में वो, और मेंस को नहीं देता, 3-4 बच्चे ही देते हैं, बाकी सब बोलते सर कॉपी ले जा रहे, घर में ले जाके देंगे। वो चीज आप लोगों को नहीं करनी पड़ेगी, और आपको तो स्पेशली आप दोनों को, आप लोगों को नेक्स्ट अटेम्प्ट है, तो आप लोगों को ये चीज अवॉइड करनी पड़ेगी। ठीक है, जीएस 5 किसका है, ऐसे का। अब लास्ट आता है आपका 6वां और 7वां पेपर, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शनल। इसमें आपको एक पेपर ऑप्शनल चूज करना पड़ता है, कोई भी एक पेपर आपको ऑप्शनल चूज करना पड़ता है। आप अभी चूज नहीं कीजिएगा, 2 महीने 3 महीने आपको अपनी प्रिपरेशन में देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा किस सब्जेक्ट को आपको ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, किसमें मजा आ रहा है, फिर उस सब्जेक्ट को आप चूज करके ऑप्शनल
कंसीडर कीजिएगा। नॉर्मली लोग किस में जाते हैं ऑप्शन में? सोशियोलॉजी हो गए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गए, हिस्ट्री हो गए, ठीक है, इन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेट, PSIR बोलते हैं जिसको हम लोग, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये हो गए। नॉर्मली लोग ये ऑप्शन इसलिए चूज करते हैं, क्यों? क्योंकि मान लो सोशियोलॉजी लिए तो सोशियोलॉजी का कुछ एस्पेक्ट आपके मेंस और प्री में भी कवर होता है, GS पेपर में भी और प्री में भी। प्री में कम होता है। यदि हिस्ट्री ले लिए तो हिस्ट्री तो ऑलरेडी आपके प्री और मेंस का पार्ट है, GS पेपर 1 का पार्ट है, अब प्री में तो हिस्ट्री है ही। ज्योग्राफी लिए तो वो आपको हेल्प करेगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिए तो आपको पूरा एथिक्स का पेपर 4 में हेल्प कर देता है वो। तो लोग इसीलिए ओवरलैप सब्जेक्ट लेते हैं। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा, कोई भी सब्जेक्ट लेना जिस सब्जेक्ट से आपको प्यार है, जिस सब्जेक्ट में आपकी इंटरेस्ट है। हर एक इंसान का अपना एक सब्जेक्ट होता है जिसमें वो कमांडिंग रहता है। जैसे मेरा स्टार्टिंग से इकोनॉमी था, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इकोनॉमी ऑप्ट किया। मैंने इकोनॉमी ऑप्ट किया, उसके बाद मैं उसका सिलेबस देखा कि क्या सिलेबस है, कैसा है, मैं बोला मैं कर लूंगा क्योंकि मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है। तो आप लोगों को भी अपना एक सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है कि ओवरलैप कर रहे तो वही लें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सब्जेक्ट लेना पड़ रहा है, या आपके पास सब्जेक्ट नहीं है कोई, तब आप ले सकते हैं इनमें से कोई एक, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सब ले सकते हैं। लेकिन आज जैसे जैसे मान लो कोई IIT से सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है, तो उसको पता है मेरा सिविल इंजीनियरिंग में मैं बाप हूँ, तो क्या लेगा, सिविल इंजीनियरिंग ही लेगा। कोई IIT से कंप्यूटर साइंस कर रहा है तो उसको पता है कंप्यूटर साइंस में सबसे मैं बेस्ट हूँ। कोई IIT से मान लो मैथमेटिक्स में कर रहा है, बीटेक कर रहा है मैथमेटिक्स में, MSc किया मैथमेटिक्स में, मतलब मैथमेटिक्स में सब कुछ जानता है, तो वो मैथ्स लेगा। और मैथ्स में क्या, मैथ्स को पता है या तो बनेगा या तो नहीं बनेगा, और मैथ्स से स्कोरिंग है। अगर आप पूरा सॉल्व कर लिए तो आपको पूरे फुल में फुल नंबर मिलेंगे, जो कि आपको अदर ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। क्लियर है? हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैथ्स वाले को एडवांटेज है, सोशियोलॉजी वाले को डिसएडवांटेज, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि ऑप्शनल पेपर में क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन मतलब सभी सब्जेक्ट को इक्वल रखा जाता है, ठीक है। हाँ, मेरे अटेम्प्ट सारे हुए, मेरे अटेम्प्ट भी खत्म हो गई। आई गेव 3 मेंस 1 इंटरव्यू। हाँ, एंड नाउ बेरोजगार हूँ। नहीं, बेरोजगार नहीं, मतलब ठीक है, जैसा भी है, बट ठीक है, मतलब आई मैं, हाँ, मैं दिल्ली में रहा, मैं 6 साल दिल्ली में रहा। लास्ट ईयर ही मैं मतलब यहाँ आया।